नमस्कार दोस्तों, फिक्स वॉरियर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ना, जिसमें कि केसेस के निपटारे के बारे में जो है पढ़ेंगे। क्या इसमें हम लोग अक्सर देखते हैं, बातें करते हैं कि कोर्ट में लाखों की संख्या में केसेस पेंडिंग है ना। तो क्या सरकारें इस ओर ध्यान नहीं दे रही है या सुप्रीम कोर्ट इस ओर ध्यान नहीं दे रही है? ये किसके अधिकार में आएंगे, है ना, किनके अधिकार के अंतर्गत आएंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट इस ओर विशेष रूप से ध्यान दे सकता है या उनके पावर के बाहर की बात है? इस ओर हम लोग ध्यान देंगे, है ना। तो पहली बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट का काम या फिर हाई कोर्ट या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो जिला लेवल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, ये जितने भी कोर्ट हैं जो कानून बने हुए हैं उनको फॉलो करवाने का काम करते हैं। ठीक है, लाखों की संख्या में अगर केसेस हैं तो वो बाय प्रोसेस अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ वो फॉलो करते हैं और उस पर जो है अपना निर्णय देते हैं, है ना। केसेस को जल्द से जल्द निपटाने का कोशिश तो करते हैं, पर ये वो चीज़ ध्यान में रखते हैं कि भले ही 100 दोषी लोग जो हैं 100 नंबर जो है, या कह सकते हैं कि एक अधिक संख्या जो है भले ही छूट जाए जो दोषी हों, लेकिन किसी भी निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए, है ना। इस बात का ध्यान रखते हैं और इस बात का ध्यान रखते हुए जब वो जजमेंट करते हैं तो प्राय क्या होता है कि इसमें डिले हो जाता है ना। और देखने को मिलता है कि जो मुलाजिम है ना, मुलजिम है, उनके केसेस लगातार पेंडिंग रहते हैं। और कई बार तो ये देखने को मिलता है कि वो मुलाजिम या फिर कह सकते हैं जो मुजरिम है, वो जिनकी मृत्यु हो गई है उसके बाद उसके केसेस खुलते हैं, है ना। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा जो है, पार्लियामेंट चूँकि सुप्रीम कोर्ट केवल फॉलो करवा सकते हैं, इस पर कानून बनाने का, यानी कि कह सकते हैं कि त्वरित अगर केसेस का निपटारा करना हो तो इस पर जो है केवल और केवल पार्लियामेंट ही कानून बना सकती है। ठीक है, तो पार्लियामेंट ने क्या किया, 1987 का एक एक्ट लाया। 1987 में, है ना, 1987 में क्या हुआ कि एक एक्ट लाया और उस एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि नालसा का जो है गठन किया जाएगा। किस स्तर पे नालसा का गठन किया जाएगा, जो कि पूरा का पूरा ऊपर लेवल का है, यानी कि सेंट्रल लेवल पे होगा। सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज एक्टिव होंगे, है ना, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होंगे वो वहाँ पर एक्टिव होंगे। उसके बाद स्टेट लेवल पर जो होगा सालसा होगा, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा सबऑर्डिनेट कोर्ट लेवल पे, वहाँ पर जो है डालसा होगा। ये 3 स्तर पर जो है टेम्प्ररी जो है, अब तो ये टेम्प्ररी नहीं बात कह सकते हैं क्योंकि ये तो परमानेंट हो गया, है ना। इस एक्ट के द्वारा जो भी न्यायालय का गठन किया जाएगा इसके अंतर्गत वो परमानेंट होगा। तो ये 1987 का एक्ट है, और ये 1987 का जो एक्ट है इसके अंतर्गत 3 तरह के न्यायालय के गठन की बात की जाती है। एक तो हो गया नालसा, है ना, नालसा हो गया, एक हो गया नालसा, एक हो गया सालसा और एक हो गया डालसा। ठीक है, अब देखो ये जो 1987 का एक्ट है, ध्यान देना, ये एक्ट लाया गया 1987 में, लेकिन ये काम करना जो है शुरू कब से किया, ये 5 दिसंबर 1995, है ना, 1995 से। ठीक है, 5 दिसंबर 1995 से जो है ये काम करना जो है शुरू कर देता है। तब से ये नालसा जो है, जो एक्ट लाया गया था, इस एक्ट के तहत ही तीनों जो कोर्ट का जो है गठन किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, है ना। ये ऑब्जेक्टिव के स्तर पर 3 बातें ध्यान रख सकते हैं। क्या, पहला तो ये है कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्यों कहा गया, क्योंकि इसको तो बाद में एक्ट के द्वारा जो है पार्लियामेंट बना रहा है ना। पहले से संविधान में होता तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता, लेकिन ये चूँकि एक्ट के द्वारा बनाया जा रहा है, 1987 का एक्ट है, इसलिए ये जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो कई बार पूछ देता है कि नालसा जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ये चीज़ें जो है क्लियर हो गई कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी एक्ट के द्वारा बनाया गया है।
कब का एक्ट है? 1987 का। लागू कब से होता है? 5 दिसंबर 1995 से। इसके बाद जो है ये क्या क्या करता है ना, सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के केसेस सुनते हैं। सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के केसेस जो है निपटाने का ये काम करते हैं। और डिटेल से आगे जानेंगे कि सिविल वाला मामला क्या होता है, जैसे कि आपसी किसी भी प्रकार का ज़मीन का विवाद हो, है ना, ऐसे सब मामले जो होते हैं। और जो कई बार होता है क्रिमिनल मामले जो हैं, केसेस जैसे मर्डर वाला केसेस जो है, मर्डर से रिलेटेड या और भी लड़ाई झगड़े से रिलेटेड जो मामला आते हैं तो वो क्रिमिनल वाले में आते हैं। तो ये दोनों तरह के मामले सुनते हैं। तो कई बार जाता है ऑब्जेक्टिव में दिया रहता है कि क्या ये केवल सिविल मामले को सुनते हैं? नहीं, ये दोनों मामले को सुनते हैं। हम आगे बताएंगे कि ये किस तरह के मामले नहीं सुन सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। ये है ऑफेंस जो कि कंपाउंडेबल होगा। ऑफेंस कंपाउंडेबल कहने का मतलब क्या हुआ? देखो, ये जो नालसा जो है जिसका गठन किया गया है, ये नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत पे काम करता है। नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत क्या कहता है? नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत पे काम करता है। नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत क्या कहता है कि आपस में सबको मिलजुल करके रहना चाहिए, एमिकेबल तरीके से। एमिकेबल मतलब क्या? मित्रवत तरीके से जो है ये कोर्ट जो है मामला को सुलझाने का काम करता है। एमिकेबल तरीके कहने का मतलब मित्रवत तरीके से, है ना। दो पार्टी है, अगर मान लेते हैं ये दो पार्टी है, तो दोनों के बीच में जो है अब कुछ बातें होता है जो कि अगर मनमुटाव है या किसी तरीके के छोटे छोटे जो मुद्दे होते हैं उसके बीच में जो है एक तरह से कह सकते हैं ना, सामाजिक स्तर पे दोस्ताना तरीके से जो है दोनों को मिला दिया जाता है। तो यहाँ भी जो है चलता फिरता कोर्ट के माध्यम से क्या किया जाता है, दोनों को एकजुट किया जाता है। तो ये नेचुरल जस्टिस के जो है तरीके होते हैं। ऑफेंस जो है इसका कंपाउंडेबल है, ऐसा मामला जिसको कि दोनों को मिला सकते हैं, है ना। अब ऐसा नहीं है कि हेनियस क्राइम है, बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है, मर्डर किया गया है, तो ऐसे केसेस में कई बार होता है कि इसकी सुनवाई यहाँ पर नहीं होता है। लेकिन जनरली देखो होता क्या है कि जनरली ऐसे कोर्ट में जो पुलिस या स्टेट पुलिस जो होते हैं जो केसेस करते हैं, जैसे मानते हैं कहीं पर लाश मिल गया, तो ऐसे केस में जो है कोई केस करने वाला तो है नहीं, तो पुलिस केस होता है ऐसे केस। तो पुलिस केस जो होते हैं वो यहाँ पर सुलझाए नहीं जाते हैं, या कोई राज्य या कोई सरकार, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, किसी प्रकार की सरकार हो, अगर सरकार केसेस करते हैं तो ऐसे केसेस को यहाँ पर नहीं सुलझाए जाएंगे। दो बातें मैंने कहा कि अगर पुलिस केस हो या स्टेट केस हो तो इस तरह के केसेस यहाँ पर नहीं सुलझाए जाएंगे, है ना, क्योंकि ऐसे केस का जो है ये ऊपर के न्यायालय में देखा जाएगा। यहाँ पर जो है ऑफेंस जो कंपाउंडेबल होगा, क्योंकि कई बार होता है छोटे छोटे मामले को लेकर के लोग केस कर देते हैं और ऐसे केसेस को लंबित जो है मामला चलते रहता है अपर कोर्ट में। तो इस चीज़ से बचने के लिए उसको नेचुरल जस्टिस के तहत जो है ग्रामीण स्तर पर यह निपटाने की बात की जाती है, या फिर राज्य स्तर पर या फिर सेंट्रल लेवल पर भी इसका गठन किया गया है। तो ये कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल दोनों तरह के मामले समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं। इसका गठन क्यों किया गया, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है ना, क्या करते हैं? देखो, इसका ऑब्जेक्टिव है कि स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस करते हैं। बिल्कुल, अभी लिमिटेड नंबर ऑफ कोर्ट थे, अब जो है क्या हो गया, इसकी संख्या बढ़ गई। दूसरी बात, नेचुरल जस्टिस पे काम कर रहा है, मतलब कि ये तेज़ी से निकलेगा, है ना, तेज़ी से इसका जो है जजमेंट दिया जा सकता है। तो स्पीडी डिस्पोजल होगा, मतलब तेज़ी से जो है केसेस का निपटारा किया जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव एक ये है। दूसरा है कि रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ जुडिशरी। ऑब्वियस सी बात है, जब कोर्ट की संख्या और त्वरित तरीके से अगर न्याय होगा तो केसेस के बर्डन क्या होंगे, ऑब्वियसली है ये कम हो जाएंगे, कमते जाएंगे, तेज़ी से कमते जाएंगे केसेस का बर्डन। तो ये दो ऑब्जेक्टिव को लेकर के ये काम करते हैं। अब एक बात आता है कि क्या यहाँ पर जो जजमेंट दिया गया वो अंतिम होगा या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अप्लीकेबल कर सकते हैं वो। देखो, यहाँ पर जो मामला आता है वो उसका निर्णय अंतिम हो जाता है, यूँ कहें कि फुल स्टॉप लग जाता है। बात को समझिए, ये क्या होता है, फुल स्टॉप लग गया, है ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति या कह सकते हैं विक्टिम जो है, अगर इस मामला से ये केस के जो सुनवाई हुई है इससे अगर संतुष्ट नहीं है तो वो हाई कोर्ट या फिर अपर कोर्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट में नए पिटीशन डाल करके जो है अप्लाई कर सकते हैं, नए तरीके से, फिर से नए तरीके से चलेगा, है ना।
यहाँ का मामला यहीं ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर संतुष्ट नहीं हुआ वो विक्टिम, तो आगे जो है नई तरीके से जो है पिटीशन फाइल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर पूछा जाए कि ये जो नालसा का जो गठन हो गया हुआ है, तो इसके तहत जो कोर्ट फैसला देते हैं क्या वो अंतिम होता है? बिल्कुल अंतिम होता है, लेकिन वो नए तरीके से पिटीशन फाइल करके अपर कोर्ट में इसकी सुनवाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि नालसा के अंतर्गत और सालसा के अंतर्गत और जो डालसा के अंतर्गत जो है, इस पर जो सुप्रीम कौन होता है। देखो यहाँ नालसा के अंतर्गत जो होता है, एक होता है पैट्रॉन इन चीफ। तो पैट्रॉन इन चीफ जो होता है वो होता है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। लेकिन एक और होता है यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होता है। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो होता है वो सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 व्यक्ति आ गए हैं ना, नालसा के जगह पर क्या हो गया, 2 व्यक्ति आ गए, एक तो CJI आ गए और एक सीनियर मोस्ट जज आ गए। तो कई बार पूछा जाता है यहाँ पर कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, तो CJI लगा देते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं है, सीनियर मोस्ट जज है जो यहाँ पर होते हैं, ध्यान दीजिए। और जो सालसा के जगह पर CJI जो चीफ जस्टिस होंगे, यहाँ पर जो चेयरमैन होगा वो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो होंगे। और उसी तरह से सबऑर्डिनेट कोर्ट में जो जिला लेवल पर होता है, वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जज होते हैं वो होते हैं चीफ जस्टिस, ठीक है। ये 3 बातें क्लियर हो गई। अब हम लोग चलते हैं कि ये काम करता क्या है, किस तरीके से काम करता है, थोड़ा सा और बेसिक लेवल पर पहुँचने की कोशिश करते हैं कि क्या काम करते हैं। पहला नंबर कहता है कि प्रोवाइड करता है फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल एड टू पुअर सेक्शन। पुअर जो गरीब तबके के लोग हैं, पुअर सेक्शन, वीकर सेक्शन, ऐसे सेक्शन को फ्री लीगल एड देते हैं, है ना। क्या करते हैं? फ्री लीगल एड देते हैं, फ्री लीगल एड देते हैं। देखो फ्री लीगल एड देते हैं। क्यों भाई, क्यों? ऐसा कहीं पर प्रावधान है क्या हमारे संविधान में कि फ्री लीगल एड देना चाहिए? तो ध्यान देते हैं, इस बात को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं और अच्छे लेवल से समझते हैं, ध्यान देना। हम लोगों का जो आर्टिकल 14 है ना, ये 14 क्या कहता है? 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 2 बातें ये कहते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सारे लोग जो है समान हैं, और कानून समान तरीके से प्रोटेक्शन देता है। बात समझना, एक आर्टिकल तो ये हो गया। दूसरा आर्टिकल जो है यहाँ पर 21 आ जाता है। दूसरा आर्टिकल कौन सा आ जाता है? यहाँ पर 21, और एक आर्टिकल आ जाता है 22 का 1। ध्यान देना, 22 का 1 दिख रहा है। और एक आर्टिकल और अगर चलें तो 39A। ये 4 आर्टिकल ध्यान रखना है। कौन कौन से हैं? आर्टिकल 14 हो गया, आर्टिकल 14 हो गया, और आर्टिकल 21 हो गया, आर्टिकल 22 का 1 हो गया, और 39 का A। यहाँ पर ये बात है क्या, थोड़ा सा इसको कनेक्ट कर लेते हैं कि आखिर जो फ्री लीगल एड करने की बात कह रहे हैं यहाँ पर कि फ्री लीगल एड मिलेगा, क्यों मिलेगा? यहाँ पर कहा गया है, ध्यान देना, 39 से चलते हैं। 39 में कहा गया है कि प्रोवाइड करेगा फ्री लीगल एड, है ना, टू इंश्योर एक्सेस टू जस्टिस, है ना। प्रोवाइड करेगा फ्री लीगल एड टू इंश्योर एक्सेस टू जस्टिस। मतलब ये जो है सरकार का ये दायित्व होगा, क्योंकि देखो ये आर्टिकल जो है DPSP के अंतर्गत आ जाता है ना, DPSP के अंतर्गत आ जाता है ये। तो ये जो है सरकार जो है फ्री लीगल एड जो है उसके लिए प्रोवाइड कराएगा। क्या कराएगा? ये फ्री लीगल एड जो है प्रोवाइड कराएगा। मतलब कह सकते हैं कि अगर वकील एक तरह से अगर नहीं अवेलेबल है, कोई एक पार्टी है, सपोज दैट कि कोई एक पार्टी है और इनके पास जो है अपने मॉनेटरी पावर से एक ये वकील हायर कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है जो वकील हायर नहीं कर पाता है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा? तो ऐसे केसेस में सरकार का ये दायित्व है कि सरकार जो है फ्री लीगल एड के तहत जो है वकील अवेलेबल कराएगा। ये सरकार की दायित्व होगी, ठीक है। एक बात तो ये हो गया, है ना। ये 39 इसलिए जो है यहाँ पर बोला गया है कि फ्री लीगल एड के तहत जो है पुअर और वीकर सेक्शन को अवेलेबल कराया जाएगा। अब एक आर्टिकल यहाँ पर है 22 का 1। देखो 22 का 1 क्या कहता है? लीगल प्रैक्टिस ऑफ हिज चॉइस। कहने का मतलब है 22(1) में अगर कोई भी किसी को, कोई भी मुलाजिम है, मान लेते हैं कि अगर किसी दोषी को
शक के बिना पर पकड़ा गया, है ना, उन्हें गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया। तो ऐसे केसेस में ये 22(1) ये कहता है कि वो अपने लीगल प्रैक्टिशनर, चाहे वो वकील हो सकते हैं या कोई कानून के जानकार हो सकते हैं, तो उससे ये मिल सकते हैं, है ना, उससे एडवाइस ले सकते हैं। तो अगर ये ऐसा कर सकते हैं तो ये प्रावधान इसमें क्यों नहीं हो सकता? तो इसमें भी हो सकता है। तो बिल्कुल, तो ये तो फंडामेंटल राइट ही है जब, है ना। आर्टिकल 21, ये 22 जो है, 22 का जो 1 है, ये कहता है कि लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हीज चॉइस, लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हीज चॉइस, अपने चॉइस की जो लीगल प्रैक्टिशनर है, चाहे वो वकील हो सकते हैं या कानून के जानकार हो सकते हैं, उससे वो मिल सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। ठीक है, एक बात ये हो गया। अब यहाँ पर एक और आर्टिकल है 21। 21 में क्या कहता है? पर्सनल लिबर्टी और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। पर्सनल लिबर्टी और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की अगर बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ अगर उस पर मान लेते हैं जाने अनजाने में केसेस हो गया है और वो गरीब तबके के लोग हैं, तो उसका लाइफ का प्रोटेक्शन कैसे होगा? मान लेते उस पर मर्डर केसेस फाइल हो गया है ना, और वो वकील हायर नहीं कर पाते हैं, तो क्या वो सीधे सीधे जेल चले जाएंगे? क्या फांसी पे चढ़ जाएंगे? क्या ऐसा नहीं है, उन्हें भी जो है अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की बात हो रही है यहाँ पर, है ना, लिबर्टी की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर 21 भी जो है इससे रिलेट करता है। और एक आता है आर्टिकल 14, है ना, तो इसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अगर कह रहे हैं कि लॉ इक्वल प्रोटेक्शन करता है, बात समझिए, एक व्यक्ति है, समझना, एक व्यक्ति है और उन्होंने जो है उसकी एक प्लान करके, वेल प्लान करके जो है किसी व्यक्ति का मर्डर करता है। और एक व्यक्ति है जो एक्सीडेंटल, या कह सकते हैं कि कोई कार से जो है चला रहा है और कार की वजह से जो है एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है किसी व्यक्ति का। ये दोनों व्यक्ति एक्चुअल में किए हैं मर्डर, लेकिन एक से जो है एक्सीडेंटल हुआ है, एक से एक्सीडेंटल हुआ और एक बाय प्लान किया है। तो ये कानून क्या करता है? ये प्रोटेक्शन करता है, कितना भी मामला साफ क्यों न हो, ये जानने का प्रयास करता है कोर्ट कि आखिर वजह क्या थी, किस वजह से ये जो है मृत्यु हुई, है ना। तो ऐसे केस में क्या होता है, कानून तो प्रोटेक्शन करता ही है, साथ में जो वहाँ के वकील होते हैं वो दोनों तरफ के मामला सामने रख करके उस बात को साफ करने का प्रयास करते हैं। और ऐसे में क्या होगा, दोनों तरह के वकीलें चाहिए, दोनों तरफ से वकीलें चाहिए, एक तरफ के वकील से नहीं होगा, है ना, दोनों तरफ से वकीलें अपने अपने दलील रखते हैं और ये बात क्लियर कर देते हैं। और ऐसे केसेस में क्या होता है कि भले ही दोनों मर्डर केस किए हैं, लेकिन दोनों का जो सज़ा होगा वो अलग अलग होगा, है ना। समझ में आ गया बात को? तो ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो यहाँ पर भी क्या होता है, ज़रूरत है, अगर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात है तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होगा कैसे? तो एक वकील अगर इसमें वकालत में जो है एक वकील अगर अपनी दलीलें नहीं रख पाएगा तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होगा कहाँ से, है ना। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये साबित कहाँ से हो पाएगा? इसलिए ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 का 1 और आर्टिकल 39A, ये जो है चारों आर्टिकल क्या करता है, ये फेवर करता है फ्री लीगल एड की तरफ जो है फेवर करता है। अब दूसरी बात क्या है, और क्या काम करते हैं, कर रहे हैं कि स्प्रेडिंग लीगल लिटरेसी एंड अवेयरनेस। ये क्या करते हैं कि कानून की जानकारी को जो है अब बड़े स्तर पर जो है कह सकते हैं इसका प्रचार करते हैं, फैलाते हैं जानकारी को, है ना, फ्री ये स्प्रेड करते हैं लीगल लिटरेसी को, कानूनी जानकारी को जो है जगह जगह रूरल एरिया में हर जगह जो है ये अवेलेबल कराते हैं, जानकारी को पहुंचाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज करते हैं लोक अदालत को। क्या करते हैं ये लोक अदालत को जो है, इसके लिए एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, है ना, मित्रवत तरीके से सेटलमेंट, डिस्प्यूट जो है दोनों के बीच के डिस्प्यूट की वजह से ही तो केस फाइल हुआ है ना, तो वो दोनों को एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के तहत जो है ये निपटाने का कोशिश करते हैं। 3 काम हो गया।
अब क्या है, विक्टिम को कंपनसेशन, कई बार होता है कि विक्टिम को ज़्यादा लॉस हुआ रहता है ना, जो केस फाइल करते हैं तो उनको बड़े पैमाने पर लॉस हो जाता है, तो उस लॉस को कंपनसेशन है ना विरोधी पार्टी से या किसी अन्यतर तरीके से जो है कंपनसेशन देने की बातें भी यहाँ पर होती है। तो ठीक है, ये भी काम हो गया इसका। फिर क्या कहता है, टू प्रमोट डिलीवरेबल जस्टिस, है ना, डिलीवरेबल जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी दोनों को मिल जाता है यहाँ पर, और डिलीवरेबल जो दिया जाना चाहिए, ऐसे ही न्याय की बातें यहाँ पर होती है। अब ये सारे जो फंक्शन हम देख रहे हैं बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है हमारे फंडामेंटल राइट और जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये डीपीएसपी है, तो वहीं से कहीं ना कहीं ये निकल के आ रहा है, जो कि हेल्पफुल भी है। अब है क्या कि इसके कुछ चैलेंजेज भी हैं, क्या चैलेंजेज है ना, चैलेंजेज क्या हैं, इसके चैलेंजेज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना। चैलेंजेज के बारे में जानते हैं, क्या है चैलेंजेज, ध्यान देना। चैलेंजेज पहला है क्या कि लैक ऑफ अवेयरनेस नहीं है, लोगों को जानकारी। आप अभी हम अगर इस पर क्लासेस ले रहे हैं तो आप जो देख रहे हैं इनमें से आप बताइए कि आपको पहले से इस चीज़ों के बारे में पता था क्या, नहीं है पता, तो मतलब अवेयरनेस नहीं है, इस और लोगों की जानकारी जो है नहीं है, तो लैक ऑफ अवेयरनेस हो गया। दूसरा क्या है, फ्री एड वर्सेस क्वालिटी, है ना, फ्री एड वर्सेस क्वालिटी, मतलब लोगों को ये शक है, फ्री एड वर्सेस, फ्री एड मतलब फ्री में मिल रहा है, फ्री में वकील दिया जा रहा है। तो आजकल अगर बेसिक लेवल पर देखें, किसी को अगर फ्री में कुछ दिया जा रहा है तो उसको उसके दिमाग में एक खटक जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है ना, तो लोग शक की निगाह से इस ओर देखते हैं। तो ये चीज़ें जो है मेंटेलिटी बदलनी चाहिए, है ना। तो क्या है, फ्री एड वर्सेस क्वालिटी, तो फ्री एड जो दिया जा रहा है तो उस पर, उसके क्वालिटी पर जो है शक किया जाता है, तो ये चीज़ें हटनी चाहिए। लैक ऑफ मोटिवेशन, लोगों में मोटिवेशन जो है नहीं है, और जो इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनमें भी मोटिवेशन नहीं है, तो ये होना चाहिए कि जो है जस्टिस किया जाना चाहिए। और डिमांड फॉर मनी, है ना, यहाँ पर कई बार होता है क्या कि वकील पैसे की डिमांड करते हैं, अदरवाइज वो लड़ना नहीं चाहते हैं केस, ठीक है ना, जस्टिस की ओर ध्यान नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। इनएफिशिएंसी, लोगों को ऐसा लगता है कि इनएफिशिएंट है ना, मतलब एक जो होना चाहिए, तर्कपूर्ण डिसीजन दिया जाना चाहिए, तो वो इफ़िशियंसी नहीं दिखता है ना, तेज़ी से होना चाहिए वो इफ़िशियंसी नहीं दिखता है ना, तो ये चीज़ पर जो है लोगों को ध्यान है। ह्यूमन रिसोर्सेज, एक बात आता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज कहने का मतलब है कि इस सेक्टर में कानून के जानकार या वकीलों की बड़े पैमाने पर कमी है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है, तो हमने 5 बातें बताया कि इसकी कमियां क्या क्या है। लैक ऑफ अवेयरनेस की कमी है। दूसरा, फ्री एड वर्सेस क्वालिटी, बिल्कुल ये दूसरी बात हो गया। तीसरा, लैक ऑफ मोटिवेशन इसमें थोड़ा कमी है। डिमांड फॉर मनी, इनएफिशिएंसी, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सारी बातें जो है इसकी कमियां बोल सकते हैं इसमें है। तो किया जा सकता है ना, तो किया जा सकता है, या कह सकते हैं वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। देखो यहाँ पर है क्या कि इनकरेज मोर लॉयर्स, है ना, जो कानून के जानकार हैं, वकील हैं, एडवोकेट हैं, उन्हें जो है ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करनी चाहिए। पर ये इनकरेज करने से काम नहीं होगा, तो दूसरी बात कहता है कि उन्हें इंसेंटिवाइज भी करना चाहिए, मतलब मॉनेटरी भी अवेलेबल कराया जाना चाहिए, ठीक है। तो इनकरेज मोर लॉयर एक बात हो गया। दूसरा, इंसेंटिवाइज, कुछ मॉनेटरी बेनिफिट भी दिया जाना चाहिए, ठीक है। और एक तीसरी बातें कहता है कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस से भी कुछ बातें सीखनी चाहिए। जैसे साउथ अफ्रीका, केन्या, इस सब में क्या होता है कि ये जो फ्री लीगल एड के तरफ लोग शौक से जो है ध्यान देते हैं, लोग इससे जुड़ते हैं। और वैसे भी अगर देखा जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हम लोगों के देश में, या कह सकते हैं विश्व पैमाने पर 17 रखे गए हैं, और जिसकी पूर्ति, जिसको जो है पूरी तरह से इस पर अमल होने का है 2030 तक, तो उसमें अगर सस्टेनेबल गोल की तरफ देखा जाए SDG 17, तो इसमें भी क्या कहा जाता है, 17 में भी जो है प्रमोट करता है पीस एंड जस्टिस की तरफ। तो कहता है कि प्रमोट करो, पीस, शांति होनी चाहिए, है ना, जस्टिस होनी चाहिए। तो इस ओर अगर ध्यान देना है तो लोगों को जागरूक इस ओर तो करना ही होगा। क्यों? क्योंकि SDG गोल भी हम लोग का 17 जो है पूरी तरह से जो है
अन्याय की तरफ ही झुक रहा है, ठीक है, पीस एंड जस्टिस की तरफ ही। तो ये 3 बातें हो गया कि अगर इसको अच्छे से लागू किया जाए तो बड़े पैमाने पर इसमें सुधार हो सकती है ना। इनकरेज मोर लॉयर्स, इंसेंटिवाइज लॉयर्स, और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस से जो सीख रहे हैं, और एसडीजी गोल का जो एसडीजी गोल जो 16 है उसका मकसद भी यही है, ठीक है। इसलिए जो है इस पर ध्यान देना चाहिए। अब होता है क्या कि देखो कुछ अदालत के नाम मैं बता देता हूँ कि इसके तहत जो है कौन कौन से अदालत का जो है गठन किया जाता है ना। एक होता है नेशनल लोक अदालत, ये नालसा के तहत जो है नेशनल लोक अदालत, जो कि 2015 में ही इसका गठन किया गया है, जो कि बड़े पैमाने पर केसेस को निपटाने का काम कर रहा है ना। बहुत ज़्यादा जो है बड़े पैमाने पर सफलता भी उन्हें मिला है, ठीक है। इसके बाद अगर करते हैं तो परमानेंट लोक अदालत आता है। उसके बाद मोबाइल लोक अदालत, चलता फिरता न्यायालय जिसको कहते हैं ना, चलता फिरता न्यायालय जो है वो अपना जो है पीठ बैठाता है और केसेस जो है सुन लिया जाता है चलता फिरता। तालुक अदालत जो है तालुक के स्तर। तो इस तरह से जो है ये जो कोर जो एरिया है यहाँ इसी के अंतर्गत जो है सारे कोर्ट का गठन किया जाता है, केसेस की सुनवाई किया जाता है ना। कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, सारी बातें क्लियर हो गई कि नहीं। केसेस अंतिम रूप से निपटारे होते हैं, ये भी बात क्लियर हो गई। तो देखो कई बार होता है क्या, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, स्टैट्यूटरी बॉडी लिख दिया है। उसके बाद जो है इसका जो है कार्य करना ये कब से शुरू करता है, 5 दिसंबर 1995 से। एक्ट है 1987 का, ये तीनों जो है इसी एक्ट के तहत जो है इसका गठन किया गया है। ये सारी बातें क्लियर हो गया। नॉन कंपाउंडेबल जो मामला होता है तो उस पर जो है कई बार सुनवाई नहीं होता है। नॉन कंपाउंडेबल में कैसे मामले आते हैं मैंने उस पर बातें कर ली। अब जो है सिविल और क्रिमिनल दोनों पर ये मामला सुनवाई करते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है कि पूरा बात क्लियर हो गया होगा, है ना। अब इसमें देखो होता क्या है कि कैसे कैसे केसेस आएंगे, किसकी सुनवाई करेंगे, तो बहुत सारा बड़ा लिस्ट है और उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो इसमें जो बड़े बड़े एग्जाम में है क्वेश्चन पूछे गए हैं कि देखो नॉर्मल व्यक्ति जिसकी आय सालाना 1 लाख से कम होता है, प्राय वो लोग फाइल करते हैं। तो इस वर्ग में कौन कौन से आ सकते हैं, डिसेबल पर्सन आ सकते हैं, औरतें आ सकते हैं, बहुत सारा लंबी लिस्ट आ जाता है इसमें, ठीक है। तो उतना हम लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है। पर एक जो है मॉनेटरी जो कह सकते हैं 1 लाख के नीचे जो होना चाहिए, तो ऐसे लोग जो है यहाँ पर इसकी केस की सुनवाई होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखे हैं, है ना, तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्या क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है ना। इससे रिलेटेड वीडियो और भी आते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद।